मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर ओडिन अपने दोनों बेटों को बता रहा होता है कि बहुत साल पहले फ्रोस्ट और एसगार्ड में भयानक युद्ध हुआ था। मैं आपको बता दूं, एसगार्ड एक अलग दुनिया है जहाँ का राजा ओडिन है और फ्रोस्ट की दुनिया अलग है जहाँ का राजा फ्रोस्ट है। लेकिन फ्रोस्ट की प्रजाति राक्षस वाली होती है और ओडिन की प्रजाति इंसानों वाली होती है। फ्रोस्ट के पास एक डेंजरस चीज होती है जिसका नाम कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर होता है। जैसे हमारी दुनिया में मिट्टी है ना, वैसे फ्रोस्ट की दुनिया में बस बर्फ बर्फ है, इसलिए उनके पास बर्फ की शक्ति है। और ये जो डेंजरस चीज है ना, ये फ्रोस्ट को और उसके लोगों को और ज्यादा पावर देती है। तो भाई लोग, ओडिन बताता है कि वो युद्ध बहुत सालों तक चला, आखिर में हम लोगों ने उन्हें हरा दिया और एशियंट विंटर को हम अपने साथ ले आए। ओडिन अपने बेटों से कहता है कि तुम दोनों में से एक ही राजा बनेगा, लेकिन तुम दोनों ही राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। ओडिन का जो बड़ा बेटा होता है थोर, उसमें बचपन से ही राजा बनने की जिद ज्यादा होती है और सबको पता होता है कि थोर ओडिन का बड़ा बेटा है, इसलिए राजा वही बनेगा। इसलिए वो बचपन से ही घमंडी बन जाता है। लेकिन थोर में ये काबिलियत होती है कि अपने लोगों को वो बुरे लोगों से बचा पाए। और ओडिन के दूसरे बेटे का नाम है लोकी। लोकी थोड़े शांत मिजाज का होता है, लेकिन ये शांत मिजाज वाला आगे बड़े बखेड़े खड़े करने वाला है। सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और थोर को राजा बनाने की तैयारी चल रही होती है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज तो मैं बताना ही भूल गई, थोर का हथौड़ा। थोर का हथौड़ा बनाया गया है टूटते हुए तारे से, जिसमें देवताओं की शक्ति तो होती है, साथ में बिजली और तूफान की शक्ति भी होती है। इसलिए थोर को लोग तूफान के देवता के नाम से भी जानते हैं। अरे यार, मैं एक चीज फिर से भूल गई, ओडिन की एक आंख नहीं है। जब वो स्टार्टिंग वाला युद्ध चल रहा था, वहीं पर ओडिन अपनी एक आंख गवा बैठा था। थोर को राजा बनाया ही जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ फ्रोस्ट के लोग एसगार्ड में घुस आते हैं जहाँ पर एशियंट विंटर और वेपन रखे होते हैं। लेकिन डेस्ट्रॉयर इन सबको मार डालता है और यहाँ से कोई भी चीज गायब नहीं होने देता। थोर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि मेरे राजा बनने की अभी पार्टी चल रही होती, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं फ्रोस्ट की दुनिया में जाऊंगा और उन सबको मार डालूंगा। लोकी उसे मना करता है, लेकिन थोर नहीं मानता क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी और घमंडी है। साथ में वो अपने दोस्तों को भी ले जाता है जो थोर के साथ कई युद्ध लड़ चुके और ये भी योद्धा होते हैं। जहाँ से एसगार्ड में दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है, ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से ये पहुँच जाते हैं फ्रोस्ट की दुनिया में। पहले तो इनमें बातें होती है। फ्रोस्ट कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमने ओडिन से दोस्ती कर ली थी, इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन थोर कहाँ मानने वाला है, वो तो जिद्दी है ना। लोकी, थोर और थोर के दोस्त सही से लड़ते तो हैं, लेकिन ये फिर भी उसकी सेना के सामने कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है ओडिन। ओडिन फ्रोस्ट से कहता है कि इस लड़ाई को खत्म करो, लेकिन फ्रोस्ट कहता है तुम्हारे लड़कों ने ही ये लड़ाई शुरू की, इसलिए ये तो अब खत्म होने वाली है नहीं। ओडिन कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर ओडिन यहाँ से अपने लोगों को ले जाता है। अरे यार, मैं सीरियस बोलते बोलते थक गई, मुझसे एक्सप्लेनेशन भी सीरियस नहीं होती। मुझे सांस आने लगा क्योंकि मैं छत पे आ गई हूँ और यहीं पर एक्सप्लेन करूंगी धांसू वाली। ओडिन अब थोर को सुनाने लगता है कि नादान लड़के, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं युद्ध में कितनी जाने जाती हैं? एक अच्छा राजा हर समय युद्ध नहीं चाहता, वो अपनी जनता को शांति में रखना चाहता है। लेकिन थोर कहाँ मानने वाला है। वो कहता है कि पिताजी, आप बुढ़े और बेवकूफ हैं। लो भाई, पिताजी को गुस्सा आ गया। इतना सुनकर तो मेरे पिताजी को भी गुस्सा आ जाता। ओडिन थोर से सारी शक्तियां छीन लेता है और कहता है कि तुम राजा बनने लायक नहीं हो, मैं ही गलत था कि तुम्हें राजा बनाने की सोच बैठा। हथौड़ा भी छीन लेता है और थोर को फेंक देता है धरती पर। हाँ हाँ, अपनी ही धरती पर भाई लोग। और हथौड़े से कहता है कि जो भी इस हथौड़े के लायक होगा वही इसे उठा पाएगा और उसमें थोर की सारी शक्तियां आ जाएंगी। लो भाई, ओडिन ने हथौड़ा भी धरती पर ही फेंक दिया। इसको हमारी ही धरती मिली थी क्या एलियन भेजने के लिए? दिखते इंसानों जैसे हैं लेकिन है तो एलियन ही। थोर जब धरती पर गिरता है तो एक गाड़ी से टकरा जाता है जिसमें जीन होती है, डार्सी होती है और एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम बड़ा अजीब है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इसको अंकल जी कहूंगी क्योंकि ये जीन का अंकल है। थोर बहुत ज्यादा घबराने के साथ साथ कंफ्यूजन में भी होता है कि वो आखिर कहाँ आ गया है। डार्जी सोचती है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में थोर हॉस्पिटल में होता है और उसे बांध रखा है कहीं ये भाग न जाए इसलिए। लेकिन थोर हॉस्पिटल से फिर भी भाग जाता है और दोबारा जेन की गाड़ी से टकरा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ भाई लोग, हथौड़े के पास तो पब्लिक जमा हो गई है क्योंकि वो किसी से भी उठ नहीं रहा। सब लोग उसे उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सब लोग नाकामयाब होते हैं। अपनी धरती पर बच्चे मन के सच्चे नहीं है ना, इसलिए। ये वाला सीन शायद आपको याद ही होगा, आयरन मैन की जो दूसरी मूवी एक्सप्लेन की थी उसके लास्ट में यही सीन था। तो अब थोर और हथौड़ा धरती पर आ गए हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। दूसरी तरफ लोकी को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो एशियंट विंटर को उठा लेता है और यहीं पर ओडिन आ जाता है। वो कहता है रुको, उसे रख दो। लोकी पूछता है कि मैं कौन हूँ? ओडिन कहता है तुम हमारे बेटे हो।
लेकिन लोकी कहता है कि नहीं, मैं एक राक्षस हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। ओडिन बताता है कि जब हम लोग लड़ाई जीत गए थे वहां पर मुझे एक बच्चा मिला रोता हुआ, बहुत ही परेशान। मैं उसको उठाकर अपने साथ ले आया। उस टाइम पर मैंने ये सोचा था कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग संधि कर लेंगे इस बच्चे की खातिर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम हमारे बेटे हो। लोकी तो बिल्कुल टूट जाता है और ओडिन पर चिल्लाता है कि इसलिए आप थोर को राजा बनाने पर जोर दे रहे हो बचपन से, और मुझे एक बार भी नहीं सोचा कि मैं राजा बन सकता हूँ, क्योंकि एक राक्षस का बेटा राजा कभी नहीं बन सकता। ओडिन जब लोकी की बातें सुनता है तो उसको झटका लग जाता है और वो कोमा में चला जाता है, क्योंकि उसने थोर में और लोकी में कभी फर्क किया ही नहीं था। दूसरी तरफ थोर को ये लोग कैफे में खाना खिलाने के लिए लाए हैं, तो कुछ लोगों से थोर को पता लगता है कि पास में ही एक सैटेलाइट गिरी है जिसे कोई उठा नहीं पा रहा। थोर समझ जाता है कि ये तो मेरा हथौड़ा है। थोर हथौड़ा लेने के लिए निकल पड़ता है। जेनी उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन अंकल जी मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालने वाला इसके चक्कर में। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोकी तो ओडिन की गद्दी पर बैठ गया है राजा बनकर। जो योद्धा होते हैं थोर के दोस्त, उनसे लोकी कहता है कि पिताजी कोमा में चले गए हैं और माँ को लगता है कि वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए अब एसगार्ड का राजा मैं हूँ। ये लोग थोर की वापसी की बात करते हैं, लेकिन लोकी मना कर देता है कि थोर जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मजबूरी में इन लोगों को लोकी के सामने झुकना पड़ता है और उसकी बात माननी पड़ती है। और वहीं दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जीन थोर की हेल्प करने के लिए चोरी चुपके आ जाती है। वो अपनी गाड़ी से वहाँ पर उसे ले जाने लगती है जहाँ पर हथौड़ा है। ओडिन कोमा में है। यहाँ पर लोकी और उसकी माँ बैठे होते हैं। उसकी माँ लोकी से कहती है कि बेटा, हमने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा, मैंने तुम्हें थोर से भी ज्यादा प्यार दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी बस ये दुआ करो कि तुम्हारे पिताजी जल्दी हम लोगों के पास लौट आए। जहाँ पर हथौड़ा है वहाँ पर तो गवर्नमेंट ने अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि हथौड़ा कोई उठाकर नहीं ले जा सकता ना, इसलिए ये लोग यहीं पर आ गए हैं। सील्ड ने इस जगह पर आर्मी के साथ पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जेन को थोर यहीं पर छोड़ देता है और खुद अंदर चला जाता है। यहाँ पर थोर की फाइट होती है और सील्ड के एक ऑफिसर ने मना किया है कि अभी इस आदमी को गिरफ्तार मत करो, मैं देखना चाहता हूँ ये हथौड़े के साथ क्या करता है। जब थोर हथौड़ा उठाता है तो वो तो उठा ही नहीं पाता, वो तो पूरी जान लगा लेता है, उससे तो उठता ही नहीं हथौड़ा, बिल्कुल भी नहीं उठता। अब थोर पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है कि हाँ उसने गलती की है। फिर भाई लोग थोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेन अंकल से कहती है कि प्लीज कुछ भी करके उसे छुड़ा कर लाइए, मुझे जानना है वो कहाँ से आया है। जेन अपने अंकल से इतनी जिद करती है कि आखिरकार उसके अंकल को मानना पड़ता है और वो आ जाता है थोर को छुड़ाने के लिए। जहाँ पर थोर को रखा गया है वहाँ पर लोकी आता है और थोर से कहता है कि तुम्हारे देश निकाले के गम में पिताजी मर चुके हैं और अब एसगार्ड की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। थोर रोने लगता है और कहता है कि भाई मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन लोकी झूठ बोल देता है कि माँ ने सख्त मना किया है कि थोर एसगार्ड में नहीं आना चाहिए। थोर और ज्यादा टूट जाता है। लोकी कहता है कि मुझे माफ कर दो। थोर कहता है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम जाओ भाई और एसगार्ड की रक्षा करो। लोकी भी ट्राई करता है उस हथौड़े को उठाने की, लेकिन लोकी भी नहीं उठा पाता, क्योंकि अभी लोकी कपट से भरा हुआ है ना, इसलिए। अंकल जी आ जाते हैं थोर को लेने के लिए और वो कुछ बहाने बनाकर थोर को यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोकी फ्रोस्ट से मिलने के लिए आता है और वो उससे एक डील करता है कि तुम मेरे पिताजी को मार डालो और बदले में मैं तुम्हारे एशियंट विंटर को वापस कर दूंगा। फ्रोस्ट कहता है कि ये काम तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन लोकी कहता है कि कोई भी जनता ये नहीं चाहेगी कि वो अपना राजा उसे बनाए जिसने अपने पूर्वज का वध किया है। लोकी कहता है कि मैं तुम्हें खुफिया रास्ते से अंदर बुलाऊंगा और तुम अपने काम को अंजाम देना। अगले सीन में थोर जेन से बात कर रहा होता है। जेन कहती है कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई है और मैं बस अंकल के साथ रहती हूँ, ये मेरे पापा के दोस्त हैं। ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। थोर कहता है कि बस मुझे एक बार हथौड़ा मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ। अगले सीन में थोर के दोस्त प्लान बनाते हैं कि हमें थोर को बचाने जाना चाहिए। ये सब जो हो रहा है हम इसे नहीं देख सकते। थोर आएगा तभी यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। एसगार्ड में दूसरी दुनियाओं में जाने के लिए जो दरवाजा खुलता है वहाँ पर एक चौकीदारी के लिए एक आदमी खड़ा होता है हर टाइम। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी आंख और कान बहुत तेज है। वो दूसरी दुनिया में हो रही बातों को भी सुन सकता है और उन लोगों को देख भी सकता है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम जाओ और थोर को यहाँ पर वापस लेकर आओ। लोकी डेस्ट्रॉयर को ऑर्डर देता है कि तुम्हें धरती पर जाना है और थोर को वहीं पर मार डालना है। ये चारों भी थोर के पास आ गए हैं और थोर कहता है कि दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तुमसे मिलकर हुई है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया।
तो फिर अंकल जी कहते हैं, लो भाई, इन नमूनों की और कमी थी। ये चारों आकर लोकी की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि थोर, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। लोकी हंटर से कहता है कि तुमने दरवाजा खोला मेरी बिना परमिशन के, तुम गद्दार हो, और उसे बर्फ वाली सख्ती से जमा देता है। डेस्ट्रॉयर थोर को मारने के लिए धरती पर आ गया है। थोर इन लोगों से कहता है कि दोस्तों, आज मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाओ, इतने मैं ये गाँव खाली करवा देता हूँ, जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुँचे। डेस्ट्रॉयर खड़े खड़े बस आग उगल रहा है और पूरे गाँव को उसने तबाह करके रख दिया है। थोर अपनी फ्रेंड से कहता है कि तुमने जितना करना था उतना कर लिया, अब मेरी बारी है, तुम यहाँ से चले जाओ। थोर अब बिना हथियार के डेस्ट्रॉयर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हथियार तो उसके पास है ही नहीं, साथ में पावर भी नहीं है। थोर कहता है कि भाई, तुम मुझे सुन रहे हो, मुझे पता है, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये मासूम है, तुम इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी मासूम की जान मत लो। फिर डेस्ट्रॉयर एक पंच मारता है और थोर दूर जाकर गिरता है। जेन भागकर थोर के पास आती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि थोर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे यार, इसको इतनी जल्दी प्यार भी हो गया है। चलो कोई बात नहीं, जिससे प्यार होना होता है उससे पहली नजर में ही हो जाता है। थोर कहता है कि अब तुम सब लोग सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उधर ओडिन पड़े पड़े जब थोर को इस हालत में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, थोर घमंडी नहीं रहा और उसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए वो हथौड़े के लायक बन गया है। जब हथौड़ा उड़कर थोर के हाथ में आने लगता है तो अंकल जी जैन को उठाकर ले जाते हैं, कहीं उसे चोट न लग जाए। आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और तूफान आता है और हथौड़ा होता है थोर के हाथ में। तो भाई थोर डेस्ट्रॉयर को मार देता है। थोर के अंदर तो बहुत सारी पावर है, आखिरकार वो तूफान का देवता जो है, इसलिए उसके सामने कौन ही टिक सकता है। जैन कहती है कि ओ, तुम ऐसे दिखते हो। थोर कहता है, हाँ अच्छा तो दिखता हूँ। शील्ड के ऑफिसर भी थोर से मिलने के लिए आ जाते हैं। थोर इंट्रोडक्शन कराता है अपना और कहता है कि तुम मुझे अपना मित्र समझ सकते हो, क्योंकि मैं भी दुनिया बचाने का काम करता हूँ। चलो तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी दुनिया बचानी है। थोर आवाज लगाता है थंडर को दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो तो बर्फ में जमा हुआ है। लेकिन जब वो थोर की आवाज सुनता है तो वो बर्फ को तोड़ देता है और फ्रोस्ट के लोगों को मारकर दरवाजा खोल देता है। अब इन लोगों का जाने का टाइम आ गया है। थोर जेनी से वादा करता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। जाते जाते इन दोनों में किसिंग सीन भी हो जाता है। उधर फ्रोस्ट ओडिन के कमरे में घुस आया है और रानी को घायल कर दिया, और वो ओडिन के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुन और देख सकते हो, और आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जैसे ही फ्रोस्ट ओडिन को मारने वाला होता है, लोकी यहाँ आकर फ्रोस्ट को ही मार डालता है और कहता है कि ये मेरी चाल थी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी पूरी प्रजाति को नष्ट कर दूंगा। रानी आकर लोकी के गले मिलती है और कहती है कि बेटा, तुमने अपने पिताजी की जान बचाई। तो यहाँ पर थोर भी आ जाता है। तो रानी कहती है कि बेटा, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। थोर में लोकी में बहस होती है। थोर कहता है कि तुम उन लोगों को खत्म नहीं कर सकते, तुम पूरी दुनिया नष्ट नहीं कर सकते। लोकी कहता है कि वाह, तुम तो बहुत बदल गए हो, ऐसा क्या हुआ धरती पर जो तुम इतना बदल गए हो, कहीं औरत का चक्कर तो नहीं। लोकी एसगार्ड की शक्ति से उस दरवाजे को फ्रोस्ट की दुनिया की तरफ मोड़ देता है और उस दुनिया को नष्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर थोर आ जाता है और लोकी के साथ फाइट करता है, क्योंकि थोर अब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फ्रोस्ट की दुनिया बचाने के लिए थोर को उस रास्ते को तोड़ना पड़ता है। जब वो रास्ता टूटता है तो लोकी और थोर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन एंड टाइम पर ओडिन यहाँ आ जाता है और थोर का हाथ पकड़ लेता है। थोर ने लोकी का हाथ पकड़ा हुआ है। लोकी ओडिन से कहता है कि पिताजी, मैं सही कर रहा था। लेकिन ओडिन कहता है, नहीं बेटा। बस यही बात सुनकर लोकी हर्ट हो जाता है और हाथ छोड़ देता है और गिर जाता है। सबको लगता है कि लोकी मर गया। अगले सीन में सब ठीक हो जाता है। ओडिन थोर से कहता है कि तुम एक अच्छे राजा हो। थोर कहता है कि नहीं पिताजी, मैं राजा नहीं हूँ, तुमसे बेहतर बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है, मुझे अभी राजा नहीं बनना। अब एसगार्ड का रास्ता तो टूट चुका है जो दुनियाओं में जाता था। अब थोर थंडर से आकर मिलता है और उससे पूछता है कि तुम जेन को देख सकते हो। थंडर कहता है कि हाँ, मैं उसे देख सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ। थोर कहता है कि वो क्या कर रही है। थंडर कहता है कि विज्ञानी तकनीकी के सहारे वो बस आपको खोजती रहती है। तो मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में एक सीन और दिखाया जाता है, यहीं से एवेंजर्स की नींव रखी गई है, इसलिए मैं नेक्स्ट मूवी एवेंजर्स एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्यूरी उन साइंटिस्ट अंकल को बुलाता है और वो अंकल को टेसरेक्ट क्यूब दिखाता है और कहता है कि हमें अब इस पर रिसर्च करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि अंकल के पीछे तो लोकी खड़ा है। तो भाई लोग, लोकी धरती पर आ टपका है। चलो अगली मूवी में देखते हैं कि ये अब धरती पर क्या बखेड़ा खड़ा करने वाला है।